गुड मॉर्निंग। आज पुनः एनसीईआरटी सार संग्रह का ये मेरा वीडियो 5वां वीडियो है। यह है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम, ठीक है ना। मैं प्रत्येक जो है वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी का आप लोग से क्लियर कर रहा हूँ और 67वें बीपीएससी की एग्ज़ाम से पहले पूरा एनसीईआरटी सार संग्रह मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। कहते हैं धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। अगले क्वेश्चन है, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी ही थे। नेक्स्ट है, पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट आइए सर, अगले क्वेश्चन कहते हैं कि यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति एक घिनौना नीति माना गया है? यह विचार जो है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और कहते हैं समाज सुधारक भी, इन्होंने सबसे पहले भारतीयों के पर शासन करने वाले अंग्रेज़ों के विषय में बताया था। तो कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो ये है रजनीपाल दत्त। अगले क्वेश्चन है कि वर्ष 1960 टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जे.एन. टाटा। अगला क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया शिपर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी, ठीक है ना। ऑल इंडिया शिपर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन है नेक्स्ट, और इस तरह से वीडियो मेरा लगातार आ रहा है। जो भी इस बार एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, चाहे सीडीपीओ में बैठने वाले इस साल होने वाला है और एसआई का, वो भी इस वीडियो को पूरा आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर ले। मैं हर दिन सुबह प्रत्येक छोटे वीडियो बनाता हूं, इसलिए कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको याद हो और आसानी से इसको क्लियर करें। और ये प्रत्येक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप अगर सेट मारते होंगे तो आपको कई क्वेश्चन इससे जो है ना टच करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहते हैं वर्ष 1854 में बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये था कावसी जी डावर, ठीक है ना। कावसी जी डावर सबसे पहले भारत में सूती वस्त्र की फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी, कहाँ? बम्बई में। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, बम्बई में सबसे पहले इस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। और जो है उद्योग टिस्को की स्थापना जो हुई थी 1907 में टाटा के द्वारा, जे.एन. टाटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहते हैं वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये था श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। तो जूट मिल जो है ना पहली बार भारत में 1855 में हुई थी। और आपको मालूम होगा विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान बांग्लादेश का है। और भारत में राज्यों की बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल, और दूसरा अगर राज्य की बात करेंगे तो बिहार आती है। और बिहार में भी आप लोग को अगर पूछा जाए कि बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जूट उत्पादन में अग्रणीय है, तो वह है पूर्णिया का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहते हैं कि भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? भारत का प्रथम चाय बागान जो स्थापित की गई थी 1833 में असम में की गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पानिकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज बताया, ठीक है ना। के.एम. पानिकर आपने सुने होंगे कि इन्होंने
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जो है ना सदस्य के रूप में भी रहे थे और संविधान के सदस्य बनाने वक्त भी थे। इन्होंने बताया 1765 के 1772 ईस्वी के जो काल था वो डाकुओं का राज बताया था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम इसको चार्ट के तहत समझेंगे। चार्ट में देखिए 2 कृषि से जुड़े हुए पद्धति है। इस चैप्टर में हम लोग कृषि से पद्धति से जुड़ेंगे, कानून भी आगे बार देखेंगे। तो सबसे पहले हम कृषि से जुड़े हुए कुछ पद्धति था। 2 पद्धति, पहला था 3 कठिया प्रथा और दूसरा ददनी प्रथा। 3 कठिया प्रथा जो था, इस वीडियो थोड़ा सा हम बड़ा कर दें। अब देखिए, कहते हैं इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों का अपने अंग्रेजों बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी। यानी अगर जिनके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा या जितना भी हो, तो 1 बीघा पर उसे 3 कट्ठे के ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसके नाम पड़ा 3 कठिया प्रथा। ठीक है ना। तो आपको ये भी चीज़ याद रखना होगा, 3 कठिया प्रथा के कारण ही चंपारण आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी बिहार में आए थे और राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर भी आए थे। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो है नील की खेती होती थी, इसके जड़े होते थे काफ़ी बड़े होते थे, जिस कारण जो है ना ज़मीन बंजर हो जाती थी और पुनः उस पर खेती नहीं हो पाते थे, जिस कारण ये प्रथा के कारण विरोध भी किसानों को किया गया था और लगान का भी कारण था। तो किताब में आप विशेष रूप से इसका पढ़ लीजिएगा। इसके लिए VVI आपको मिलेगा, आपको मेंस में भी आपको काम आएगा और इसके PT में तो है ही। नेक्स्ट है ये ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी थे, वो भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम पेशगी के रूप में जो है धन लेते थे। तो इसके लिए भी विरोध हुआ था, ददनी प्रथा। यानी जो भी ब्रिटेन के व्यापारी थे जो भारत में व्यापार कर रहे थे, वो भारतीयों के कारीगरों से, मजदूरों से, कामगारों से, जो उत्पादन वस्तुओं करते थे, उनसे वो पहले ही अग्रिम राशि लेते थे, इसलिए कि हम आपके निर्मित माल को मैं खरीदूंगा, उसके लिए पहले हमें राशि दो। तो इसके लिए भी विरोध हुआ था। तो इसका नाम पड़ा ददनी प्रथा। ठीक है। पहला था 3 कठिया और दूसरा था ददनी प्रथा। तो इसको आप याद रखिएगा। ये दोनों VVI है एग्जाम के जो है ना क्षेत्र से। और चलिए अगला है, मैंने बताया कृषि के क्षेत्र में जो कानून बनाए गए थे, ये महत्वपूर्ण कानून था, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था, यानी ब्रिटिश के समय में भारत में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसको हमको देखना है। तो 3 जो है ना भूमि के आधार पर, ज़मीन के आधार पर, किसानों के आधार पर, खेती के आधार पर जो कानून बने थे 3। पहला जो था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है ना। दूसरा था रैयतवाड़ी, तीसरा था महावाड़ी। तो पहला था अस्थाई बंदोबस्त, जिसको ज़मींदारी बंदोबस्त की कहते थे, दूसरा रैयतवाड़ी, तीसरा महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। और रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो 1820। और महालवाड़ी ये था होल्ट मैकेजी 1822 ईस्वी। ठीक है ना। तो 1822 महालवाड़ी व्यवस्था भारत में शुरू हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो 1820। और सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्ती यानी ज़मींदारी बस्तोबंदी ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखिए ये तीनों कानून के विषय में थोड़ा समझ लीजिए। पहला जो था अस्थाई बंदोबस्त, जिसने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ये ज़मींदार जो होते थे, जो भी गोरे ज़मींदार होते थे यानी अंग्रेज ज़मींदार होते थे, उनको दे दिया किसानों से लगान वसूलने के लिए। ज़मीन जो मिलती थी और जितनी ज़मीन में वो खेती करता था उनसे वह लगान लेगा, तो ज़मींदार यहाँ लगान लेती थी। दूसरा रैयतवाड़ी, इसकी सुधार किया जो है न, इसमें सुधार लाया गया किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। उन्होंने कहा 1820 में कि एक रैयतवाड़ी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कि ज़मींदार जो है लगान नहीं तस लेगी, किसान को स्वयं भूमि दिया जाए और वह अपने भूमि पर खेती करके वो खुद लगान जो है ना सरकार को देगी। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत हुई। और जो तीसरा जो था महालवाड़ी, देखिए इसको आप समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आप इसको लिखने की बारी आएगी मेंस में, और आपको जो है ना PT के लिए भी बहुत VVI
सभी एग्ज़ाम के लिए भी आई है। तो महालवाड़ी जो है ना होल्ट मैकेजी के द्वारा 1822 में शुरू की गई थी। तो इसको समझना होगा कि ये जो था महालवाड़ी, ये गांव के जो मुखिया हुआ करता था, यानी गांव के ही एक प्रमुख थे, चाहे जो भी प्रधान थे, उसको जो है ना लगान वसूलने के लिए अधिकार दे दिया गया। तो जो याद रखिएगा, इसमें ज़मींदार जो अंग्रेज़ के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, इसमें रैयतवाड़ी की व्यवस्था में गांव के द्वारा ही गांव के किसान जो होते थे वो किसान चाहे जितने के मालिक हो, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा, वो किसान स्वयं लगान देते थे। और इसमें किसान जो है वो एक मुखिया गांव के प्रधान होते थे, वो गांव के ही लोग होते थे। किसी प्रकार उस अंग्रेज़ का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता था। वो लगान लेकर के और सरकार को देते थे। तो ये गांव के मुखिया, ये गांव के किसान और ये अस्थाई बंदोबस्त में ज़मींदार। तो तीनों आप समझ गए। कब स्थापना हुआ? पहला 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा 1820 टॉमस मुनरो, तीसरा होल्ट मैकेजी 1822। अब आइए कि पहला हमने चले अस्थाई बंदोबस्त। तो हम अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ शुरू हुई थी? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कुछ जो है ना राज्य दिया हुआ है, तो राज्य में हम आ जाते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बनारस यानी उत्तर प्रदेश से कुछ भाग, कर्नाटक, ये राज्यों में क्या चलाए गए थे? तो ये चलाए गए थे अस्थाई बंदोबस्त, ज़मींदारी बंदोबस्त जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब कह सकते हैं समस्त ब्रिटिश जो है भारत में जितना उसको रकम आता था उसका 19% जो इसे मिलता था। ये तीनों व्यवस्था शुरू हो गई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं लास्ट की भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए ज़मींदार को हो जाते थे, ठीक है ना। जो भूमि मिलता था ज़मींदारों को, तो ज़मींदारों को जो भूमि मिलती थी वो अस्थाई रूप से उसको मिल जाती थी। तो ये एक भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए ज़मींदार को मिल गया। अब आइए नेक्स्ट कहते हैं ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी। देखिए ज़मींदार की मैंने पहले ही बता दिए थे, इसमें ज़मींदार वसूलते थे किसानों से और वो किस सरकार को भूमि के जो जितने भी लगान वसूले जाते थे भूमि से राजस्व से वो सरकार को देते थे। तो पहला आपको क्लियर कौन? तो ये था आपको बंदोबस्ती व्यवस्था यानी अस्थाई बंदोबस्ती। अब आइए रैयतवाड़ी में। रैयतवाड़ी में कहते हैं टॉमस मुनरो जो 1820 ईस्वी में शुरुआत किया था। ये कहाँ हुई थी? बम्बई, मद्रास, असम। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 3 याद रखिएगा, बम्बई, मद्रास और असम, ठीक है ना। इसमें समस्त ब्रिटिश सरकार का 51% जो है ना राजस्व वसूला जाता था, सबसे ज़्यादा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि इसमें देखिएगा किसान का मालिक जो होता था, भूमि का जो मालिक होता था वो किसान होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को ही होती थी। मैंने पहले ही समझा दिया था आप लोग को कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में गांव के किसान जो होते थे वही जो है ना लगान जो है सरकार को देते थे। और इसमें जो परसेंटेज था कर का जो दर हुआ करता था देखिएगा 33% से 55%। इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसमें जो है ना दरें भी ज़्यादा ली जाती थी किसान से। अब आइए नेक्स्ट यानी अंतिम जो है भूमि से जुड़ा हुआ है राजस्व से, ये है महालवाड़ी। तो महालवाड़ी होल्ट मैकेजी 1822 ईस्वी में याद रहेगा। अब किन किन राज्यों में हुआ ये भी देखना होगा। ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और है समस्त ब्रिटिश सरकार का जितने भी रकम राजस्व आती थी उसका 30% इसका होता था। देखिए 30%। और इसमें जो है ना अधिकार किसको था? तो देखिएगा भूमि पर गांव का अधिकार होता था और समस्त गांव का। और इसमें जो है ब्रिटिश सरकार की राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया की होती थी। जो गांव की जो प्रधान होती थी, मुखिया होती थी, वह किसान ही होते थे। किसानों में से ही एक होते थे और उन्हें चुन करके सारे लोग उसी को लगान देते थे और वो सरकार को देते थे। तो ये कर का जो दर था इसमें 60% ली जाती थी, ठीक है। इसमें कर का दर
60%। अब देखिए इन तीनों राजस्व जो है नियम जो बना, कानून बना, इसमें प्रभाव क्या आया इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रभाव कई का था। पहला कहता है पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, ठीक है ना, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन। दूसरा है कृषकों की जो है ना दरिद्रता, यानी कृषि किसान गरीब और होते चले गए। तीसरा, कृषि में ठहराव था, अवनति आया। कृषि में ठहराव था, अवनति भी हुई थी, यानी कृषि जो है विकास रुक गई थी, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रही थी समानता। नेक्स्ट, पुरानी जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ। पुराने जमींदार समाप्त होते गए और नए जमींदार जो है ना शुरुआत हुआ। पुराने जमींदार इसमें किस में आएगा भाई? तो जो भारत पर शासन कर रहे थे उस समय मुग़लों का था, राजपूतों का था, नवाबों का था, तो उनके द्वारा जो ज़मींदार थे वो समाप्त हुआ उनकी ज़मींदारी, और अंग्रेजी के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे ज़मींदार, गोरे ज़मींदार, वो प्रारंभ हुए। लास्ट इसमें प्रभाव आया, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, ठीक है ना। यानी ये कह सकते हैं पाँचवा पॉइंट कृषि का वाणिज्यीकरण। तो 1 पॉइंट 2 3 4 और 5 ये प्रभाव देखने को मिला इन सारे कानूनों के तहत। कौन कौन कानून बनाए गए थे? तो ये आप याद रहो गया होगा, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ठीक है ना। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कह रहे हैं। चलिए लास्ट पॉइंट हम इस चलेंगे इस चैप्टर में। ये कह रहे हैं कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई थी? तो वह है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था आपको मालूम होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान स्वयं जो है लगान सरकार को दे दी थी, और इसको शुरुआत कब हुई? 1820 ईस्वी में। तो हमको मालूम है कि आप लोग को ये समझ में आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत जो है ये संबंधित है भू राजस्व के निर्धारण से। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अगले आइए पॉइंट में, कहते हैं भारत में रेलवे का जनक। तो ये तो सब लोग जानते होंगे कि लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, और डलहौजी के प्रयत्नों से ही जो है ना पहली बार रेलवे का जो है ना 1853 में प्रारंभ हुई। कहाँ? महाराष्ट्र में, और बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, ठीक है ना। प्रथम रेलवे चला था कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर, और प्रथम रेलवे का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है ना। और ये अपने सुविधा के अनुसार ये पहला रेलवे शुभारंभ किया था। तो डाक तार रेलवे जो है ना कुछ जो है काम डलहौजी के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके द्वारा सबसे बड़ा भारतीयों में हुआ था हड़प नीति। चलिए लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में क्या कहता है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। कौन सा? इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग। चलिए लास्ट पॉइंट यही था। अगला वीडियो हम आप लोग को मिलेंगे, और वो रहेगा आप लोग के लिए जो है 1857 की क्रांति, और भी आएगा। वो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगी क्योंकि 2 पेज है, और दोनों पेज को हम एक ही वीडियो में जो है ना क्लियर करेंगे। चलिए धन्यवाद।